हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज मैथमेटिक्स का एग्जाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का मैथ का जो आज एग्जाम हुआ है उसमें जो सेट 3 है उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो ये हम लोग के पास देखो आज का जो पेपर है सेट 3 जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट वन क्वेश्चन पर। तो सेक्शन ए में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रिवॉल्यूशन। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो कोई भी व्हील होता है वो एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब जो व्हील डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन और वन राउंड, तो 2 पाई आर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस हमें गिवन है कितनी, 63/2, क्योंकि 63 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 63/2, और यहां से कैलकुलेट करके आएगा कितना आप लोगों के पास, ये आएगा बच्चों 198 सेंटीमीटर। तो 198 सेंटीमीटर ये एक राउंड में चलेगा। तो इसका मतलब अगर हम 100 राउंड में देखें तो ये 198 इंटू 100 मतलब 19800 सेंटीमीटर होगा। लेकिन फाइनली जो ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है वो मीटर में गिवन है बच्चों, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आएगा 198 मीटर। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा बच्चों वो हमारे पास है 198 मीटर। क्लियर बात है। तो चलते हैं अपने सेकंड वन क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो सेकंड वन क्वेश्चन कहता है, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17 इफ मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 18, देन फाइंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहां देखो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं एक बात कि जो बच्चों मीन होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर आप यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट होगा। तो यहां पर आप लोगों को मीन गिवन है 7 ऑब्जर्वेशन का 17, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या होगा, 7 ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा। तो सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली आपको फर्स्ट 4 का सम भी निकल जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 15 मीन है और 4 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट का भी निकल जाएगा। लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का सम भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों हम लोग को फाइंड करना है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आप एक काम करना बच्चों, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन और प्लस लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो वहां पर 1 से लेकर 7 तक सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, जिसमें फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स आएगा। इसलिए अगर आप इन दोनों के सम से 7 का ऑब्जर्वेशन का सम माइनस करते हैं तो आप लोगों को ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। दैट इज जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर 13 जाने वाला है। दैट इज आंसर यहां पे रहने वाला है बी पार्ट। क्लियर बात है बच्चों। चलो चलते हैं अपने थर्ड वन क्वेश्चन पे। तो थर्ड वन क्वेश्चन कहता है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको एक पॉइंट दिया है बच्चों, इसका डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से चाहिए। तो किसी भी अगर पॉइंट का आपको किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, अगर एक्स एक्सिस से चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होता है, ठीक है ना, विद पॉजिटिव साइन। और अगर आप लोगों को वाई एक्सिस से चाहिए तो एक्स होता है, मतलब अपोजिट रहता है। अगर एक्स एक्सिस से है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, वाई एक्सिस से है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां पर आपको डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब आंसर जाने वाला है 0। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस से दैट विल बी 0, और सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देंगे आपको एक एक क्वेश्चन की। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन वी नीड टू फाइंड द
वैल्यू ऑफ के। यहां पर आप लोग के पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा देखें तो माइनस बी अपॉन ए से आ जाएगा 30 अपॉन के। अल्फा बीटा देखें तो आपका बचेगा बच्चों 45, क्योंकि 45 के अपॉन के आएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के से के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपके पास आ जाएगा 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, तो ये कितना आएगा बच्चों? नो डाउट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां से 30 अपॉन के प्लेस करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग 45, तो यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास के इज इक्वल्स टू 2/3। तो नो डाउट बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2/3, दैट इज आंसर विल बी डी पार्ट। क्लियर बात है? तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो जल्दी से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ अ बेस ऑफ कोन आर सेम इफ द वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या है, रेडियस सेम है। किसकी सेम है बच्चों? रेडियस कोन की भी और स्फीयर की भी। तो दोनों की रेडियस को हम लोग क्या किया, हमने लेट कर लिया r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ कोन है वो बराबर है, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। यहां पर अपने फॉर्मूले इक्वल लिख के, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4r³ इक्वल्स टू r² आएगा। तो यहां से अगर कटिंग करें हम लोग इस r² से, तो यहाँ एक पावर बच जाएगी, तो h इज इक्वल्स टू कहीं ना कहीं 4r आ जाएगा, और h इज इक्वल्स टू 4r हमें ऑप्शन दिया गया है। यहां से हमारा ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? चलो नेक्स्ट वन बात करेंगे। तो मल्टीपल नो डाउट बहुत आसान है, ऐसा कोई हार्ड न्यूमेरिक जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देखे ज्यादा। तो क्वेश्चन कहता है 6(1) इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स। एक लॉटरी है जिसमें 10 प्राइज हैं और 30 उसमें ब्लैंक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। तो बच्चों एक बात देखो आप लोग, हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, क्योंकि जो प्राइस है हमारे पास वो 10 है, ठीक है। टोटल कितने हो गए भाई, 10 प्राइस है और 30 ब्लैंक है, टोटल हो गए 40 हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विनिंग प्राइस का निकालना है, तो फेवरेबल 10 हो गए, 40 हो गए, और फाइनली आंसर हमारा 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली यहां से हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1/4, दैट इज आंसर विल बी द ए पार्ट। आंसर विल बी द ए पार्ट। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कहता है इफ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो बच्चों tan 3 थीटा की वैल्यू हमने लिख ली यहां पर √3। अब हमने क्या किया, इस √3 को रिप्लेस कर दिया tan 60 से। क्यों? क्योंकि ये होती है tan 60 की वैल्यू। तो यहां पर 3 थीटा की वैल्यू 60 आ गई, थीटा हमने निकाल लिया 20। लेकिन उसने थीटा नहीं पूछा बच्चों, उसने हमसे पूछा है θ/2। तो अगर थीटा 20 है तो θ/2 10 हो जाएगा। तो यहां से θ/2 की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कितनी आएगी 10, और आंसर विल बी द डी पार्ट। आंसर विल बी द डी पार्ट। क्लियर बात है बच्चों? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं इन 2 ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, D इज इक्वल्स टू Q है, R इज इक्वल्स टू E है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सी बात तो ट्रू नहीं है? देखो बच्चों, अब हमारे पास अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो हमने क्या किया, देखो हमने यहां पर देखा था कि जो D है वो Q के इक्वल है, तो मैंने जहां D बनाया वहीं पर मैंने Q बनाया। उसके बाद बोला गया था कि R जो है वो E के इक्वल है, तो जहां मैंने जिस पोजीशन पे मैंने R बनाया उसी पोजीशन पे मैंने E को भी बनाया, बाकी P और F ऑटोमेटिकली कोरोस्पोंडेंस चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये तो कंफर्म है कि दोनों ट्राइंगल एंगल से सिमिलर है। अब इनको मैंने सीक्वेंस में बनाया है, तो यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो भाई, पहले वाला ऑप्शन गलत होगा, पहले वाला ऑप्शन गलत होगा, सॉरी पहले वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो DE इस पोजीशन पे आ रही है और कोरोस्पोंडेंट साइड QR जा रही है, बिल्कुल सही है, और DF और QP और वी कैन से PQ, सही है ये। उसके बाद देखो सेकंड वन EF PR, EF नीचे है यहां पर, PR नीचे है, सही है। DF दिस वन अपॉन PQ, ये भी सही है। तो कोरोस्पोंडेंस में सारे सही है, ये वाला देखो गलत है। क्यों? DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ नहीं आ सकता, DE अपॉन QR आना चाहिए। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द गिवन फिगर एबीसी एक ट्राइंगल है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीएसी 90 डिग्री गिवन है, BC is equals to 16 and DC is equals to 4, then find the value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों, यहां दो ट्राइंगल हम सिमिलर करेंगे पहले। कौन कौन से बच्चों? एक तो ये वाला ब्लू वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल हम लोग जो हम रेड मार्क करने वाले हैं, ये जो हमने रेड मार्क किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप लोगों को पहले क्या करना होगा बच्चों? सिमिलर करना होगा। और उसके लिए हमने देख लिया इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 है, दोनों को एंगल से हम लोग सिमिलर कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर साइड्स का रेशियो लगाएंगे, फिर ये वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो फाइनली आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 8। तो यहां से हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों, दैट विल बी 8। क्लियर बात है? अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन था, एक सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना था और एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, जो हमारा फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसको यहाँ पे फॉलो किया और यहाँ से डायरेक्टली हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया 3,3। दैट इज आंसर जाएगा हमारा यहाँ से सी पार्ट, दैट इज 3,3। नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, देखो बच्चों, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा को आप लोग कैरी करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हम लोग लिख लेंगे टेन थीटा को, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर ये उधर, तो बन जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों 1, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया यहां पर, और साइन का अपोजिट चला जाएगा कोसेक और कोस का अपोजिट चला जाएगा सेक, दैट इज आंसर विल बी द कोसेक थीटा सेक थीटा। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड करने हैं हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपली हम लोग यहां से दो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, माइनस 3√2 को हमने ब्रेक किया, माइनस 2√2x एंड √2x, और यहां से स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास दो जीरोस आए हैं √2 एंड 2√2। तो फाइनली हमारा बी पार्ट आंसर जाएगा 2√2 एंड 2√2। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास दो इक्वेशन गिवन है आपको, और आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन गिवन है, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज प्लेस करेंगे तो 1/6 k के इक्वल आएगा, तो फाइनली k की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, और ये फाइनली हमारा आंसर आएगा 1/6, दैट इज बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? तो जल्दी से चेक भी करते रहो आप लोग आपके आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट वन 14 क्वेश्चन की बात करें, द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल ABC आर शोन इन द फिगर बिलो द लेंथ ऑफ AC। देखो बच्चों यहां पर मैं आपको यही समझा देता हूं, ये एंगल आपका 130 डिग्री है और ये आपका 28 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये वाला एंगल आपका 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहां एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला एंगल आपका 28 डिग्री लगा जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल जो है बिल्कुल जो है सीक्वेंस में बने हैं, मतलब ट्राइंगल LMN और ABC यहां पर सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी से। और ये जब दोनों ट्राइंगल आपके एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो साइड्स के रेशियो हमने लगा दिया यहाँ पर, दैट इज LM, यहां से देख लेते हैं LM अपॉन AB इज इक्वल्स टू LN अपॉन AC, और यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों AC, और जो हमारा आया है 8। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहां से 8। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को बच्चों एक लाइन गिवन है और आपसे बोला गया है कि ये जो लाइन है एक्स और वाई एक्सिस को P एंड Q पॉइंट पे कट करती है, तो P एंड Q का मिड पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर दो पॉइंट निकाल लेते हैं इस लाइन के ऊपर।
एक बार आप x को y को 0 रखोगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज वो पॉइंट क्या होगा आपका, वो पॉइंट होगा आपका 4,0, और दूसरा पॉइंट आप y x को 0 रखेंगे तो आपको दूसरा पॉइंट भी मिलेगा, दैट इज y, दूसरा पॉइंट भी आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 0,6। मतलब ये जो लाइन, जब आप x को 0 रखते हैं तो वो पॉइंट आता है जहां y एक्सिस को कट करती है लाइन, और जब आप y को 0 रखते हैं तो वो पॉइंट आता है जहां x एक्सिस को कट करती है लाइन। तो x एक्सिस पर इस पॉइंट पे कट होता है, y पर उस पर, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मुझे P एंड Q का मिड पॉइंट चाहिए था, वो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहां पर कैलकुलेट कर दिया। क्लियर बात है? क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से। और फाइनली मैं यहाँ पे आंसर गेन कर पा रहा हूँ 2,3। तो 2,3 हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, और ले बच्चों ये हमारा ए पार्ट हमारा आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है बच्चों, ये कहता है इफ x is the LCM of 4, 6, 8 and y is the LCM of 3, 5, 7, p is the LCM of x and y, then which of the following is true। देखो बच्चों, यहां पर हमने सबसे पहले हमने LCM फाइंड आउट किया 4, 6 एंड 8 का। इन तीनों का LCM x है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। इसके बाद देखो y जो है LCM है इन तीनों का, और इन तीनों का LCM आया हमारा 105। क्लियर बात है बच्चों? लेकिन इसने बोला p is the LCM of x and y, तो p क्या है, x एंड y का एलसीएम है, एलसीएम मतलब इन दोनों का एलसीएम है, और इन दोनों का एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया 840। क्लियर बात है? उसके बाद हमने x और p में एक रिलेशन चाहिए था, तो हमने क्या किया, जो p वाली इक्वेशन है उसको ऊपर रखा, मतलब थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हमने सेकेंड इक्वेशन से। ऐसा करने से क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा, राइट से। p अपॉन x आ गया 35 और p आ गया हमारा 35x। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया बच्चों p इज इक्वल्स टू 35x। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 17। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या किया, हमने बच्चों देखो इक्वेशन को यहां पे लिख लिया, इसको हम ले गए राइट में, क्रॉस किया, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 36, x हमारा आ गया प्लस माइनस 6। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस 6। क्लियर बात है बच्चों? तो नेक्स्ट वन बात करेंगे अभी हम लोग 18 क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री एज शोन इन द फिगर, गिव द मेजर ऑफ द POA। देखो बच्चों, ये पूरा एंगल आपको 80 गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, और ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। ये आपका, क्योंकि वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, सॉरी सिमिलर नहीं मिलेंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो ये हमारा हो जाएगा 40-40, ठीक है। ये हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर रहती है टेंजेंट पर। ये 90, ये 40 आ गया, तो नो डाउट एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल चाहिए आपको, ये 50 आ जाएगा। ये प्रॉपर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया हुआ है। क्लियर बात है बच्चों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम लोग बात करेंगे असर्शन एंड रीजन की। तो भाई पहला असर्शन में क्या लिखा है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपको असर्शन में कि अगर मान लो सपोज करते हैं आपके पास एक सर्कल है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल्स बनाती हैं वो इक्वल होते हैं ये दोनों। नो डाउट हम जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो असर्शन तो ट्रू है, असर्शन वाली बात तो ट्रू है। कहता है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल तो वो एक रोम्बस होता है, नो डाउट, ठीक है बच्चों। तो इसका बी पार्ट आपका आंसर जाने वाला है। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर बात है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है लेटर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना ली, देखो ये आपका वॉल है, ये आपका लेडर है, ये 6 मीटर पे यहाँ पे रखा हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लेडर इज रीच्ड, तो ये हमने बता दिया कि लेडर जो है 8 मीटर तक जा पा रहा है,
देन द लेंथ ऑफ द लेडर इज 10। तो क्या लेंथ लेडर की 10 आएगी? बिल्कुल आएगी बच्चों। अगर आप यहाँ से पाइथागोरस लगाओ तो यहाँ से AC की वैल्यू 10 आएगी। तो असर्शन इसका मतलब क्या है हमारा? ट्रू है बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज रीजन पे चलते हैं। कहते हैं द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब चेक कर लेते हैं क्या 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों? हमने यहाँ पे 1060 निकाला इसके अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 8/6 आ रहा है, जबकि 1060 की वैल्यू होती है √3। ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 60 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका फॉल्स है। क्लियर बात है बच्चों? तो आई होप कि आपको 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशन देख सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।